गेट 2025 मैथ्स के पेपर का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। वन बाय वन जो क्वेश्चन है वो कवर करते जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर की मैंने यहाँ से कौन सा क्वेश्चन कौन सा टाइम स्लॉट पे है वो यहाँ से मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से भी चेकआउट करके स्पेसिफिक क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि कहता है गिवन द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J0x, J0-x एंड J0 डबल डैश x exist where J0x is the Bessel function, y equals to y of s be the Laplace transformation of the Bessel function J0x, then which of the following is true। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें दिया हुआ है यहाँ से y इक्वल्स टू y ऑफ s, जहाँ ये जो है हमारे पास इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसल फंक्शन J0x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है y s। सो y इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ J0 कैन बी रिटन एज 1/√रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 1। ये हमें दिया हुआ है। तो अगर दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू s, हम यहाँ से लिख सकते हैं इसका अवकलन करेंगे s के सापेक्ष। तो जैसे इसका s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से -2s/2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। तो 1/1 हमने यहाँ से सिर्फ ऑप्शन में रिप्लेस करनी है वैल्यू। जैसे अगर यहाँ से इन ऑप्शंस में हम रिप्लेस करें तो dy/ds की वैल्यू लिख देंगे, प्लस 2y/s स्क्वायर प्लस 1 है इंटू y है, इक्वल्स टू हम चेकआउट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ से इसमें वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास जैसे पहला ऑप्शन हमारे पास ये है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से एक तो माइनस है दोनों ही, तो उस वजह से यहाँ से एक तो ये वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं है। दूसरे में हम अगर देखें तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, माइनस ऑफ dy/ds 2s इंटू s, 2s के साथ है हमारे पास y। तो जैसे अगर इसमें देखें 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 2 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये तो dy/ds सॉरी यहाँ नहीं आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ है। जैसे एक तो ये वैल्यू है और इसको अगर हम y से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से पावर 3/2 में जाएगा। दोनों माइनस होने से तो वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी। दूसरे में है हमारे पास एक में एक माइनस एक प्लस है, तो ये वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। उस वजह से ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट ही बनेगा ना, सॉरी ये करेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तो हमारे पास न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में 2 और 2 है, उसमें सिर्फ 2 है। इस वजह से यहाँ से हम जैसा कि देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम नहीं आई है। यहाँ से 2 आने की वजह से ये डबल हो गया, तो ये ज़ीरो यानी रेस्पेक्टिवली बी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो ये भी डिस्कार्ड हो गया और ये भी डिस्कार्ड हो गया। तीसरे ऑप्शन में अगर देखें तो दोनों ही माइनस हो गए, उस वजह से ज़ीरो नहीं आएगा। चौथे ऑप्शन में एक माइनस एक प्लस है, इस वजह से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक तो हमने y इक्वल्स टू अगर लाप्लास ऑफ J0x है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है 1/√रूट ऑफ s स्क्वायर प्लस 1। सीधा डिफ्रेंसिएशन करके ऑप्शंस में वैल्यू रिप्लेस करनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम, हमें दिए सब्जेक्ट हमें यहाँ से कंस्टेंट दिए हुए और x1 x2 x3 x4 सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब अगर हम सिंप्लेक्स टेबल की हेल्प से करने लगे क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसकी वजह से अगर हम 1 बाय 1 ऑप्शन को चेकआउट करें तो जैसे पहले स्टेटमेंट S1 स्टेटमेंट में हमें कहा है जो ऑप्टिमल बेसिस बन रहा है वो x1 और x2 की वजह से बन रहा है। इन दो की वजह से अगर बेसिस बन रहा है, अगर ये बेसिस हमारे पास बनता है तो इसके केस में हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हो जाएंगे, बेसिक वेरिएबल तो x1 x2 हो गए, नॉन बेसिक x3 और x4 होंगे। जो नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं उनकी कॉस्ट हमारे पास बनती है 0। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो अगर इन कंस्टेंट में हम रिप्लेस कर दें तो जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे पहले तो नॉन बेसिक वेरिएबल हमने 0 लिख देना है और इक्वेशन में हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं x2 से x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, LHS में बनेगा x1 और RHS में बनेगा -4। तो x1 की वैल्यू -4 आ गई, वैल्यू लेस देन 0 आ गई, लेस देन 0 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये दर्शा रहा है हमारे पास S1 स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अगर S1 फॉल्स हो गया नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें x3 और x2 बेसिक वेरिएबल दिए हैं। जैसे x3 और x2 बेसिक वेरिएबल होंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल x1 x4 आएंगे हमारे पास 0, और साथ ही अगर नॉन बेसिक वेरिएबल 0 बनते हैं तो x2 की वैल्यू हमारे पास इसमें बनेगी 2 और x3 की वैल्यू बनेगी 2। x3 और x2 दोनों 2 है यानी पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉसिबल है। दोनों वैल्यू अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब S2 स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, S2 स्टेटमेंट ट्रू है और S1 स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहती है वेयर M is 6 cross 6 skew symmetric matrix and with entries in R, then which of then for the system the origin is a stable critical point for, कौन से के लिए स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट होगा।
तो यहाँ से अगर ऑप्शन से हम बात करें, पहला तो एम हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, तो अगर एम हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एम की आइगन वैल्यूज़ या तो ये जीरो होंगी या सारी आइगन वैल्यूज़ जो है वो इमेजनरी होगी। पर हमारे पास ये इवन नंबर का दिया हुआ है इसका ऑर्डर अगर इवन नंबर है तो उसके केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो यहाँ से इसकी जो आइगन वैल्यूज़ है वो सारी हमारे पास इमेजनरी होगी, जीरो आइगन वैल्यू होगी नहीं, सारी आइगन वैल्यू इमेजनरी होगी। सारी आइगन वैल्यू इमेजनरी होगी तो हम जानते हैं इमेजनरी नंबर पेयर में आते हैं, जैसे प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा आएगा, प्लस 5 आयोटा है तो माइनस 5 आयोटा आएगा, तो ट्रेस ओवरऑल इसका जीरो हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट अगर हम देखें तो क्रिटिकल पॉइंट के केस में हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो लिखते हैं हम क्वेश्चन में, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू एम एक्स दिया हो तो एम एक्स इक्वल्स टू जीरो आ गया, एम तो जीरो है नहीं, इसका मतलब एक्स हमारे पास जीरो आएगा, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो आ गया क्योंकि एम तो जीरो है नहीं। लेमडा हमारे पास सारी इमेजनरी नंबर है तो सारे इमेजनरी है, उसके केस में अगर सारी आइगन वैल्यू इमेजनरी आती है किसी मैट्रिक्स के लिए तो उसके लिए जो क्रिटिकल पॉइंट बनते हैं वो स्टेबल बनते हैं और साथ ही वो सेंटर बनाते हैं, स्टेबल सेंटर। तो एम का मान हमारे पास सारी कोई भी एम, एनी एम विद डिटर्मिनेंट नॉन जीरो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी, तो यहाँ से हमारे पास कोई भी एम विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, तो एम का डिटर्मिनेंट वैसे ही नॉन जीरो क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फॉर एनी सच एम हमारे पास ही होगा, क्योंकि यहाँ से एम के केस में रैंक की तो कोई बात हुई नहीं है, हमारे पास सारी एम के लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर जी इक्वल्स टू एक्स वाई, जी एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई एक्सपोनेंशियल 2x plus 3y be the defined in r square where f is continuously differentiable non-zero homogeneous function of degree 4, then x gx प्लस वाई जी वाई इक्वल्स टू जीरो होल्ड्स। हमें बताना कौन से के लिए होल्ड होगा। अब जी हमें ये दिया हुआ है, अगर जी हमें ये दिया हुआ है तो अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन होल्ड होनी चाहिए, एक्स का जी के एक्स जी एक्स प्लस वाई जी वाई इक्वल्स टू जीरो, तो जी हमें यहाँ से ये गिवन है तो इस जी का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, तो जैसे इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे ये वैल्यू बनेगी। इसमें अगर हम यहाँ से देखें पूरी इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 3y कॉमन आ जाएगा, तो जैसे ही कॉमन आएगा इक्वेशन से रिप्लेस हो जाएगी इसमें। अब हम जानते हैं हमारे पास यूलर्स इक्वेशन कहती है एक्स जी एक्स प्लस वाई जी वाई इक्वल्स टू एन ऑफ जी होता है, इसी तरीके से एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई इक्वल्स टू एन एफ आएगा कि अगर यहाँ से इसके केस में अगर जी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है तो उसके केस में यूलर्स इक्वेशन लग जाएगी, तो एफ के केस में एफ हमारा होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ है विद डिग्री 4 डिग्री का दिया, मतलब एन की वैल्यू इसके लिए 4 होगी, तो यहाँ से अगर एफ रिप्लेस करते हैं तो उसके केस में यहाँ 4 आएगा, तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू रख दें यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 4f की तरह, बाकी एज इट इज़ रहने दें। अब इसमें से हम यहाँ से एफ भी कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू आएगी। अब हमें पता है यहाँ से ना तो एफ की वैल्यू हमारे पास जीरो इक्वेशन में दिया हुआ है, एफ इज नॉन जीरो डिफरेंशिएबल फंक्शन, और ई की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी नहीं, इसका मतलब अगर ये वैल्यू इक्वल्स टू जीरो आ रही है क्योंकि आर एच एस जीरो ही दिया हुआ, अगर ये वैल्यू जीरो आती है इसका मतलब इसकी वजह से जीरो आ रही है, यानी 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास फॉर ऑल वैल्यू ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई ऑन द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें यहाँ से ये गिवन है तो हमें बताना है इलिप्टिक होगी, हाइपरबोलिक होगी या पैराबोलिक होगी और कौन से रीजन में होगी। तो अगर हम यहाँ से देखें जो एक्स का जो मल्टीपल है, 2 बार एक्स का मल्टीपल है ये है हमारे पास आर, 1 बार एक्स वाई का मल्टीपल है ये हमारे पास एस है, और 2 बार वाई का मल्टीपल है ये हमारे पास टी है। आर एस टी तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो आर एस टी अगर हमें दिया हुआ है तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी हमें निकालना है, एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी कह दीजिए, चाहे एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी की वैल्यू आएगी। अगर इसमें देखें तो 1 माइनस वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 आएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू जीरो आती है तो पैराबोलिक होगा, ग्रेटर देन जीरो यानी हाइपरबोलिक, और लेस देन जीरो यानी इलिप्टिक होगा। तो अब अगर क्वेश्चन में देखें ये वैल्यू एक तो -4, यहाँ से अगर हम देखें तो एक तो ये वैल्यू पॉजिटिव है ही, ये वैल्यू पॉजिटिव आई गई, तो वैल्यू डिपेंड करिए 1 माइनस वाई स्क्वायर पे। अगर 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आएगा, माइनस की वजह से लेस देन जीरो हो जाएगा। तो अब अगर ऑप्शन में कंपेयर करें यहाँ से हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अगर 1 माइनस वाई स्क्वायर के साथ माइनस और लग रहा है यानी वाई स्क्वायर माइनस 1 आ गया, तो अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगी, तो अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं तो उसके केस में ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, ग्रेटर देन जीरो यानी हाइपरबोलिक होगा, ये करेक्ट हो गया। अगर वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 लेंगे, वाई की वैल्यू लेस देन 1 लेंगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी लेस देन 1 आएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही लेस देन 1 आएगी हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर नेगेटिव। नेगेटिव आने के केस में ये रीज़न कैसा हो जाएगा इसके लिए,
यहाँ से अगर लेस देन जीरो लेंगे तो उसके केस में तो लेस देन जीरो आएगी, बट व्हाट अबाउट इक्वल्स टू वन? जैसे ही अगर इसमें हम इक्वल्स टू वन लेते हैं वैल्यू जीरो आती है, जीरो के केस में ये हाइपर पैराबोलिक होगा, तो यहाँ से इक्वल्स टू वन के लिए क्वेश्चन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। इलिप्टिक के लिए हमारे पास लेस देन वन आना चाहिए, तो ये ऑप्शन वैसे डिस्कार्ड हो गया, और अगर लेस देन वन है तो इलिप्टिक है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, केवल एक ऑप्शन ऑप्शन बी इसमें करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि कहता है लेट यू बी द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमें गिवन है ये, और यू जीरो टी और पाई टी पे वैल्यू जीरो दी है, यू एक्स जीरो की वैल्यू दी हुई है। देन फॉर ईच टी ग्रेटर देन जीरो द वैल्यू ऑफ यू पाई बाई फोर कॉमा टी, पाई बाई फोर कॉमा टी की वैल्यू आएगी क्या? तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास अगर इक्वेशन हीट इक्वेशन यू टी इक्वल्स टू यू एक्स एक्स दिया हुआ है, यहाँ से सी इक्वल्स टू वन दिया हुआ हो, तो इसके केस में अगर हमारे पास यू एक्स जीरो की वैल्यू कुछ इस तरीके से आए, साइन ऑफ थीटा टी आए, तो यू ऑफ एक्स टी की वैल्यू हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा स्क्वायर सी स्क्वायर टी साइन थीटा टी आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें, साथ ही हमें टू साइन ए कोस बी दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आएगा। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, हमें साइन एक्स साइन फोर एक्स साइन कोस थ्री एक्स दिया हुआ है, दो से गुणा कर देते हैं, दो से भाग दे देते हैं, ये वैल्यू बनेगी। अब इसके केस में इसको हम सॉल्व करें तो एक बटे दो तो बाहर रहने देते हैं, कोस फोर एक्स और कोस साइन फोर एक्स कोस थ्री एक्स को इस फॉर्मूले से अगर रिप्लेस करेंगे तो इस फॉर्मूले से हमारे पास साइन सेवन एक्स प्लस साइन एक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी आएगा। तो उसके केस में अगर वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास इसके लिए एक में तो हमारे पास वैल्यू एक्स जीरो पर अगर कंपेयर करें तो साइन थीटा टी में लेना है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, थीटा टी में लेना है, तो थीटा की वैल्यू एक में तो आ रही है सेवन और एक में आ रही है एक, इसमें अगर कंपेयर कर ले तो वैल्यू रखेंगे यहाँ से सेवन का स्क्वायर 49 एक्सपोनेंशियल माइनस 49 टी साइन सेवन एक्स एक्सपोनेंशियल टी साइन सेवन एक्स आ रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पाई बाई फोर पे चाहिए, तो एक्स की वैल्यू हम जैसे ही पाई बाई फोर रखते हैं तो सेवन पाई बाई फोर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का वन अपॉन रूट टू, तो ये आ गई माइनस वन अपॉन रूट टू, और यहाँ से प्लस वन अपॉन रूट टू आ जाएगी, वन अपॉन टू बाहर आ गया। तो अब अगर ऑप्शन से कंपेयर करें तो वन अपॉन टू, इसमें से अगर हम यहाँ पर देखें, हम एक्सपोनेंशियल टी अगर कॉमन निकाल दें तो एक्सपोनेंशियल टी अगर हम निकाल देंगे तो वैल्यू ये 48 टी में चला गया और ये वन में चला गया, ये आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल टी हम इसमें सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस 49 टी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो जैसे ही कॉमन लेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो टू रूट टू में चला गया था, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद थ्री सोर्सेज S1 S2 एंड S3 एंड फोर destinations D1 D2 D3 D4 for the maximizing total transportation cost whose cost matrix is as follows। cost matrix हमें यहाँ पर इसमें ये दी गई है। तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या कहा गया है, अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हमें करना है 290 की वैल्यू आनी चाहिए। तो जैसे ही क्वेश्चन में अगर हम देखें, एक तो हमें सप्लाई दी गई, साथ ही डिमांड दी गई, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड होती है, यानी सारी डिमांड का अगर ऐड कर दें, सारी सप्लाईज का अगर हम ऐड कर दें तो वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लेते हैं सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड, जैसे सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड रखेंगे ये वैल्यू आएगी, टू अल्फा से टू अल्फा कट जाएगा, अल्फा की यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू लेमडा माइनस लेमडा और 25 माइनस 20 5 आ गया, लेमडा की वैल्यू आ गई 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लेमडा जहाँ भी है उसकी जगह वैल्यू 5 रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे वैल्यू हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरीके से सप्लाई और डिमांड की चेंज हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाना है, यानी पहली एंट्री से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ से अल्फा प्लस 5 और अल्फा प्लस 10 है, दोनों में छोटा कौन सा होगा, अल्फा प्लस 5 होगा, तो यहाँ से 2 का जो अलॉटमेंट करेंगे वो हमने कर दिया अल्फा प्लस 5। अल्फा प्लस 5 करते ही हमारे पास जो पहला कॉलम है वो तो हो गया खत्म, और जो इस कॉलम में है अल्फा प्लस 5 खत्म हो गया, तो अल्फा खत्म हो गया, 5 खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे वैल्यू बची है हमारे पास 5 और, तो 5 एंट्री अगले को दी जाएगी। अगली एलिमेंट है हमारे पास 6, तो 6 को एंट्री दे दी हमने 5 की, जैसे 5 की एंट्री दे दी ये 10 खत्म होकर 5 बन गया। इस कॉलम में हमारे पास अब ये कॉलम खत्म हो चुका है, तो अब हमने जो 5 एंट्री देनी अगले 7 पे दे दी ये 5 एंट्री, तो जैसे 5 दी ये एंट्री खत्म, और यहाँ से हमारे पास बन गया अल्फा प्लस 10, अल्फा प्लस 10 और एक में 10 है, तो दोनों में छोटा कौन सा होगा, सीधी सी बात है 10 छोटा होगा, क्योंकि उसमें अल्फा और ऐड हो रहा है, तो इस पर हमने 10 एंट्री दे दी, जैसे ही 10 दी ये खत्म, अब इसके पास बचा है सिर्फ अल्फा, अल्फा जैसे ही बचा है, और यहाँ अल्फा प्लस 5 बचा है, तो इसको हमने अल्फा एंट्री दे दी है अगले में, और बचा जो 5 है वो 5 अगले में दे दी है। तो इस तरीके से हमारे पास कुल एंट्रीज हमने अलॉट कर दिए, 2 इसमें 2 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल 6 एंट्री आ गई। अब अगर देखें तो वैल्यू हमारे पास इसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 290 आनी चाहिए, तो हमने रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा प्लस 5 को 2 से, 6 प्लस 6 इंटू 5 7 इंटू 5 10 इंटू 4
अल्फा इंटू 10 और 5 इंटू 11, तो टोटल सम अप करने पर वैल्यू आ रही है हमारे पास 290। ये वैल्यू आ गई तो 290 इक्वल्स टू ये वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा की वैल्यू आ गई 10। जैसे ही अल्फा की वैल्यू 10 आती है और लेमडा की वैल्यू 5 आई थी, अल्फा 10 है और लेमडा 5 है, अल्फा 10 और लेमडा 5, तो 10 का स्क्वायर 100 और अल्फा का स्क्वायर 525 और आएगा, ये तो होगा नहीं। अल्फा स्क्वायर का मतलब अल्फा की वैल्यू 10, लेमडा की 5 आई, 10 स्क्वायर यानी 100, एक तो है 100 प्लस अल्फा इंटू लेमडा 10 इंटू 550, तो 150, ये वैल्यू आ गई हमारे पास करेक्ट। सेकंड ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब हमें ऑप्टिमल कोस्ट चेक करनी है, जो आई है वही है या नहीं। तो ऑप्टिमल कोस्ट चेक करने का हमारे पास यहाँ से मेथड काम में लेंगे। हमने जहाँ जहाँ अलॉटमेंट किया है उन एंट्रीज़ को हमने लिख दिया 12, 5, 5, 10, 10 और 5, इन्हीं एंट्री को लिखा है। बाकी जो एंट्री है वहाँ हमने स्टार बना दिया, जैसे ये एंट्री हो गई, ये एंट्री हो गई, इन सारी एंट्रीज़ पे हमने स्टार बना दिए। अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमने इसकी जगह 0 रिप्लेस कर दिया। जैसे ही हम 0 रिप्लेस करेंगे तो 0 प्लस 10 करने पर ही 10 बन रहा है, 0 प्लस 10 से ये एंट्री 10 बन रही है और 0 प्लस 5 से ये एंट्री 5 बन रही है, 5 आ गई। अब यहाँ से अगर देखें इस 10 में ऐसा क्या जोड़े कि ये 5 बन जाए, -5 जोड़ने से ही बनेगी। रेस्पेक्टिवली इस 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, ये एंट्री 5 बन जाए, 0 जोड़ने पर बनेगी। और 0 में ऐसा क्या जोड़ेगी, ये 12 बन जाए, मतलब 12 बनेगी। यहाँ से इस तरीके से हमने एंट्री निकाल दी, UI और VJ की वैल्यू निकाली। अब जिन जिन वैल्यू पे स्टार्स लगे हुए थे वहाँ से हमने वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ से अगर हम कंपेयर करके निकालें, ये एंट्री निकालनी है तो अल्फ़ा और 0 और 10, 10 आ गया, 10 और 0 10 आएगा, ये एंट्री आ गई। रेस्पेक्टिवली ये एंट्री निकालनी है, इसके लिए 12 प्लस 0 यानी 12 आ गया। और नेक्स्ट यहाँ से शुरू में नहीं है, 12 प्लस माइनस का 5, यहाँ से ये एंट्री आएगी, 7 आ गई, 5 माइनस 5 0 आ गई, और 5 माइनस 10 माइनस 5 यहाँ से 5 आ गए। इस तरीके से एंट्री निकाल ली। और जहाँ से नॉन अलॉटेड एंट्री थी उसी मैट्रिक्स से क्वेश्चन में दिए हुए से हमने 20, 11, 12, 8, 14, 16 ये लिख लिया। अब हमने निकालना है UIJ प्लस VJ माइनस CIJ रेस्पेक्टिवली। अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास इसकी जो सारी एंट्री आएगी या तो लेस देन आ रही है या इक्वल्स टू 0 आएगी। जैसे एक के केस में इक्वल्स टू 0 आएगी, इसके केस में इक्वल्स टू, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉसिबल है सेम ही वैल्यू की। तो यहाँ से सारी एंट्री लेस देन इक्वल्स टू 0 आ रही है। जैसे ही एंट्री हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 0 आती है, मतलब जो हमने ऑप्टिमाइजेशन किया है वो ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल में हमारे पास वैल्यू 298 थी, तो इसकी वैल्यू अभी भी 290 ही आएगी, सारी वैल्यू ऑप्टिमल ही आई है। तो यहाँ से इसका B और D ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, जो कि कहता है कंसीडर द फॉलोइंग रीजंस। फॉलोइंग रीजन हमें S1 और S2 दो दिए, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो S1 अगर हम यहाँ से देखें, मैक्सिमम ऑफ Z इक्वल्स टू x1 प्लस x2, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, और x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमें दो कंस्ट्रेंट दिए, अगर इन दोनों कंस्ट्रेंट को हम जोड़ दें, 3x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल्स टू 9 आएगा। इस पूरी इक्वेशन में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी ये। तो हम यहाँ से अगर देखें तो x1 प्लस x2 ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर कंस्ट्रेंट को जोड़ने पर वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू मिल रही है, मतलब यहाँ से मैक्सिमम ऑफ Z की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है, Z की अधिकतम वैल्यू 3 हो सकती है। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 3, ये सीधा सा विद इन 2 सेकेंड होने वाला है। अब अगर बाकी सेकंड ऑप्शन में देखें, सेकंड ऑप्शन में हमारे पास कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, ये S2 स्टेटमेंट में कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं ये। इसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट कर लेना है। x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 5 की तो लाइन बनेगी, और लेस देन है हमारे पास तो ये बनेगा इसका पूरा रीज़न, और दूसरे वाले की लाइन बनेगी हमारे पास ये, इसका रीज़न बन रहा है हमारे पास यहाँ से ये। तो ये हमारे पास कॉमन रीज़न बन गया। अब अगर इसमें कॉमन रीज़न देखें, हमारे पास यहाँ से ये कॉमन रीज़न है। अगर इसका ये पॉइंट और निकाल दें, पॉइंट निकालने का तरीका होगा, हमने एक इक्वेशन में पहली इक्वेशन को 2 से गुणा कर देंगे। पहली इक्वेशन को जैसे ही 2 से गुणा करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 4, ये वैल्यू बनेगी 2, और ये वैल्यू बन रही है 10। घटा जोड़ देंगे, ये कट गए, 5x1 बराबर 15, तो x1 बराबर 3 आ गया। तो पहला पॉइंट आ गया 3। पहला पॉइंट अगर हम 3 रिप्लेस करते हैं, 3 रिप्लेस किस में करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में कर देते हैं। x1 की वैल्यू हम 3 रिप्लेस कर देते हैं यहाँ, तो ये 6 आएगा, पक्षांतर से माइनस का 1 बनेगा, तो प्लस का 1 आ गया, 3 1 आ गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ से 4 मिल रही है, इसमें 5/2 मिल रही है, यहाँ से 5/2 मिल रही है। मैक्सिमम वैल्यू इसी पे मिल रही है, 3 और 1 4, तो मैक्सिमम ऑफ z की वैल्यू आ गई 4। अब अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, पहले के लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 3 मिल रही है, दूसरे के लिए वैल्यू मिल रही है हमारे पास 4। तो वो पहला क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम वैल्यू इस 3 है, पर वो S2 रीजन से नहीं S1 रीजन से है, तो पहला ऑप्शन डिस्कार्ड। दूसरा कहता है S2 माइनस S1 के रीजन में वैल्यू 5 आ रही है, S2 माइनस S1 की रीजन में वैल्यू 5 नहीं आ रही, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा कहता है दोनों का इंटरसेक्टिंग रीजन, दोनों का इंटरसेक्शन जो आ रहा है S1 और S2 की वजह से, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 3 है, तो सीधी सी बात है मैक्सिमम वैल्यू 3 है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चौथा कहता है इनकी यूनियन पे मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है, ये भी ठीक है। तीसरा और चौथा दोनों ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है let y equals to p and x be the unique polynomial of degree n satisfying the legendary differential equation. इस legendary differential equation को satisfy कर रहा है y1 की वैल्यू 1 है, देन y11 डैश 1 की वैल्यू क्या आएगी, इसमें सीधा फॉर्मूला लगाना है, पी एन की वैल्यू पी एन डैश एट 1 इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1/2 आती है। अब यहाँ से हमें p11 डैश 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 11 गुणा 12/2, तो 11 गुणा 6 यानी 66 आ गई, तो वैल्यू आ गई 66। यहाँ से 66 हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट वाई बी द वेक्टर स्पेस over R consisting of all bounded real valued solution of the differential equation. इस differential equation के solutions हैं, then the dimension of W is, W की डायमेंशन आएगी क्या। अब हमें यहाँ से ये दिया हुआ है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें ये आएगा m की पावर 4 + 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगी, तो m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा, तो y इक्वल्स टू c1 + c2 x कोस एक्स प्लस C3 + C4x साइन एक्स आएगा। तो अब हमें क्वेश्चन में कहा गया इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, बाउंडेड रियल वैल्यूड सॉल्यूशन। अब बाउंडेड कब बन सकता है, जब हमारे पास एक तो C2 0 आ जाए, एक C4 0 आ जाए, तो उसके केस में बाउंडेड बन जाएगा। अगर C2 C4 दोनों 0 आ जाए बाउंडेड सॉल्यूशन बनेगा। और जैसे C2 C4 0 लेंगे हमारे पास सॉल्यूशन रह जाएगा C1 और C2 में, C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। अब हमारे पास कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रहे हैं, 2, तो 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रहे हैं, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी 2, इसकी डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वाई एक्स सॉल्यूशन है, सेटिस्फाइंग y1 इक्वल्स टू 0 एंड y-1 इक्वल्स टू 0, देन वाई ई इज इक्वल्स टू वाई ई की वैल्यू आएगी क्या। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके केस में होमोजीनियस नहीं सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो इसके होमोजीनियस के केस में यहाँ से डी एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे d इंटू डी माइनस 1, 7d + 9 इंटू वाई आएगा इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इसके केस में साथ में यहाँ वाई भी तो लगेगा। इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m² + 6m + 9 इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू -3 आ गया। सॉल्यूशन बनेगा C1 + C2 z e की पावर 3z आ जाएगा। रेस्पेक्टिवली अगर पी निकालते हैं तो पी के केस में भी यहाँ से -3 रिप्लेस करेंगे, तो -3 अगर रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 - 3। यहाँ से हमारे पास इसके साथ z भी तो है, RHS में z और है, तो ये d² बन जाएगा, और 3 है, इस 3 का क्या करेंगे, 3 भी तो लिखा जाएगा यहाँ, 3 तो इसमें है ही नहीं है, z ही था, यहाँ z ही था, 3 नहीं है, यहाँ से ये z है, तो यहाँ से 3 हमने d की जगह रिप्लेस कर दिया, 3 - 3 हमारे पास d - 3 लिखेंगे, d - 3 लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 3z आ गया 1/d² z आ गया, तो z का इंटीग्रेशन कर देंगे, 2 बार इंटीग्रेशन करना है, तो z³ बन जाएगा, ये z³ / 6 आ गया, ये वैल्यू आई है, तो CF + PI ये वैल्यू आई है। तो अब अगर ऑप्शन से कंपेयर करें हमारे पास इसके केस में C1 और C2 की वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर -3z ये हमारे पास कहाँ मैच हो रहा है, z³ में मैच हो रहा है, 1/6 में मैच हो रहा है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास एक ही बनना चाहिए बी। अब अगर ऑप्शन से कंपेयर करें तो पहले तो हमें क्वेश्चन कह रहा है y1 की वैल्यू 0 है और y-1 की वैल्यू 0 है, y1 और y-1 दोनों ही अगर हमारे पास 1 आते हैं, y1 और y-1 दोनों ही हमारे पास 0 आ रहे हैं, तो इससे अगर कंपेयर करते हैं एक तो हमारे पास C1 की वैल्यू 0 आएगी, और इससे अगर हम देखें C2 की वैल्यू भी हमारे पास इसमें यहाँ से 0 आ जाएगी। C1 और C2 अगर दोनों ही 0 बनते हैं तो उसके केस में हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, C1 और C2 दोनों ही 0 बन गए, तो यहाँ से जैसे ही हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं सेकेंड ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस को हमने काम में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 38 जो कि कहता है y1 y2 be the two Li solutions of the differential equation this one and y1 y-1 y2 and y-2 at 0 0 and Wronskian of x equals to this one then Wronskian at 1/2 equals to, हम जानते हैं Wronskian of x equals to होता है
W0 एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पी डी एक्स आता है, तो p की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 1/2 पावर में चला जाएगा, रॉन्स्कियन एट जीरो इक्वल्स टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, साथ ही रॉन्स्कियन एट जीरो आएगा हमारे पास y0 y डैश मतलब y0 y0 और y1 इनका डेरिवेटिव रेस्पेक्टिवली लिख दिया। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी एक, तो रॉन्स्कियन एट एक्स की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, हाफ पे वैल्यू निकालनी है तो √5/2 आ गई, तो सीधे अगर फॉर्मूले ध्यान हो तो √5/2 हम इसके लिए इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है लेट y(x)(u(x)t बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है x0 पे वैल्यू ये है और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू sin x, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसको सॉल्व करें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से दी है, वेव इक्वेशन है, साथ ही x0 पे वैल्यू fx और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू को gx माने तो uxt की वैल्यू आएगी 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ x माइनस सी टी प्लस 1/2 सी एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी जी जाई डी जाई आएगा, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये, एक्स की वैल्यू π/2 और टी की वैल्यू π/6 है, सी की वैल्यू 3 है तो एक्स प्लस सी टी की वैल्यू पाई आएगी और एक्स माइनस सी टी की वैल्यू सीधा रिप्लेस करेंगे 0 आ जाएगी, π/2 π/6 पे वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर आएगी ये, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास आगे वैल्यू बनेगी ये। तो अगर हम यहाँ से देखें इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर y कोस पाई का मान -1 कोस 0 का मान 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, यहाँ से वैल्यू आएगी जिसको सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं 1/2 एक्सपोनेंशियल पाई प्लस π/5/3। सी ऑप्शन यहाँ से हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, हमें मैक्सिमम ऑफ z की वैल्यू ये दी हुई है, कंस्ट्रेंट हमें यहाँ से ये दिए हुए हैं, एक्स बी की वैल्यू ये दी हुई है, बी इन्वर्स हमें ये दिया हुआ है, तो हमें PQR में भी रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले एक्स बेसिस में जो वैल्यू आई है नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसके रेस्पेक्टिव 0, ये बेसिक वेरिएबल है तो रेस्पेक्टिवली अगर कॉलम में देखें तो हम इससे बेसिक वेरिएबल्स बना सकते हैं। पहला है x3 का कॉलम, इसमें आ रही है वैल्यू x3 की, अगले में नहीं आ रही तीनों में, तो 1 0 0 हो गई। x2 की वैल्यू अगर कंपेयर करें, पहले में x2 आ ही नहीं रहा, दूसरे में x2 की वैल्यू 2 है, तीसरे में भी 2 है, तो पहला कॉलम 1 0 0 0 2 2 और रेस्पेक्टिवली x1 का कॉलम 1 0 3 बनेगा। b इंटू बी इनवर्स की वैल्यू हम जानते हैं आइडेंटिटी होगी, तो b की वैल्यू तो हमने जैसे ये बेसिस निकाल लिया है, b इनवर्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई, आइडेंटिटी वैल्यू निकालनी है, आइडेंटिटी में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट आएंगे, तो पहला डायगोनल बनेगा अल्फा, दूसरा डायगोनल एलिमेंट बनेगा यहाँ से 2 गामा 3 बीटा, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे, आइडेंटिटी में 1 1 1 होगी तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, गामा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। तो अब अगर कंपेयर करें हमारे पास 1/2 1/3 अल्फा गामा बीटा से, तो इसमें हमारे पास यहाँ से इसका फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, सेकेंड ऑप्शन ये डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कहता है हमारे पास यहाँ से PQR पे काम कर रहा है, तो अगर PQR के लिए हम देखें तो स्लैक वेरिएबल अगर बेसिक वेरिएबल बन जाए, स्लैक वेरिएबल बेसिक वेरिएबल बन जाए तो रेस्पेक्टिवली उसका ड्यूअल 0 आएगा, तो जैसे x3 हमारे पास बेसिक वेरिएबल है उसका रेस्पेक्टिव ड्यूअल क्या आएगा 0, x3 बेसिक है तो उसका ड्यूअल हमारे पास बनेगा p जो क्या आएगा 0, p की वैल्यू 0 आ गई, रेस्पेक्टिवली हम कॉलम्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉलम को अगर सिंप्लीफाई करें तो पहला कॉलम हमारे पास इसके लिए क्या बन रहा है, पहला कॉलम बन रहा है x1 के रेस्पेक्ट में, x1 के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या आ रही है p, q की वैल्यू है ही नहीं, r की वैल्यू 0, तो r की वैल्यू आ रही है p3r, पहला एलिमेंट बराबर 3 आएगा। इसी तरीके से x2 के लिए पहले में है ही नहीं वैल्यू, दूसरे में 2q आ जाएगा, तीसरे में 2r आएगा, बराबर 5 आ गई, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, दो ही कॉलम बनेंगे इसके लिए, तो p + 3r = 3 और 2q + 2r = 3r है, 2q + 2r = 5 सॉरी, p + 3r = 3, सॉल्व करते हैं, p की वैल्यू 0 लेनी है तो r की वैल्यू 1 आ गई और q की वैल्यू 3/2 आएगी, इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तब, तो यहाँ से हमारे पास अगर ये वैल्यू लेते हैं p की वैल्यू 0, r की वैल्यू 3/2, r की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 3/2, तो c की वैल्यू तो करेक्ट आ रही है, ऑप्शन सी तो बन जाएगा हमारे पास इसमें करेक्ट, तो टी हो गया डिस्कार्ड, तो ए और सी करेक्ट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट यू एक्स टी बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है टी ग्रेटर देन जीरो पे यू एक्स जीरो की वैल्यू कोस एक्स आई है, और वी जो है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अगर हम यहाँ से देखें डी एक्स के बट्टे में हम यहाँ से जो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है डेल यू अपॉन डेल एक्स का जो मल्टीपल 3 था वो लिख दिया, डेल यू अपॉन डेल टी का मल्टीपल 1 था, और आर एच एस में वैल्यू यू दी गई, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से फर्स्ट दो टर्म को कंपेयर करें, इन दोनों टर्म को कंपेयर करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 3 डी एक्स इक्वल्स टू 3 डी टी आएगा, तो x इक्वल्स टू 3t आएगा, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c1 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो x माइनस 3t1 t इक्वल्स टू c1 आ गया। रेस्पेक्टिवली अगर इन दो वैल्यू को कंपेयर करें, इंटीग्रेट करें, तो log ऑफ u इक्वल्स टू t प्लस log ऑफ c2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करने पर। तो u इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, c2 प्लस एक्सपोनेंशियल टी c2 इंटू एक्सपोनेंशियल टी आ गया। अब इसको हम यहाँ से कोशी इक्वेशन के तहत अगर सॉल्यूशन देखें तो c2 इक्वल्स टू 5c1 या c1 इक्वल्स टू 5c2 ले लेते हैं। तो उसमें हम सिंप्लीफाई करने के लिए c2 इक्वल्स टू 5c1 ले लेंगे। c2 की जगह c2 का मान रख दिया यहाँ पर हमने, और 5c1 की जगह हमने c1 का मान रख दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, जो x जीरो पे वैल्यू है वो u की वैल्यू कोस x है, तो u की जगह कोस x रख दिया, x की जगह x रहने दिया, और t की जगह हमने इस समीकरण में जीरो रिप्लेस कर देना इक्वेशन में यहाँ। तो जैसे रिप्लेस करेंगे हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी कोस ऑफ x इक्वल्स टू कोस ऑफ x इक्वल्स टू फाई ऑफ x। x की जगह x आएगा, तो अगर x की जगह x माइनस 3t रिप्लेस कर दे तो यहाँ x माइनस 3t आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमने उठा के करनी क्या है, फाई, ये वैल्यू हमने इसमें रिप्लेस कर देनी है। तो u एक्सपोनेंशियल t इक्वल्स माइनस टी इक्वल्स टू कोस ऑफ x माइनस टी आएगा, एक्सपोनेंशियल t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 कॉमा पाई पे वैल्यू निकालनी है, तो जैसे 2 कॉमा पाई पे वैल्यू निकालते हैं हमारे पास ये वैल्यू आएगी एक्सपोनेंशियल पाई कोस ऑफ माइनस पाई। कोस माइनस पाई का मान भी हमारे पास क्या बनेगा, कोस ऑफ पाई का मान, कोस ऑफ माइनस पाई का मान कोस पाई के बराबर, कोस पाई का मान -1, तो माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस पाई बन गया। ये वैल्यू तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रेस्पेक्टिवली अगर देखें तो कोस थीटा का मान लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगी, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टी आ जाएगी। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा। ए और डी तो हो गए करेक्ट। बी और सी में चेक करना है, तो यहाँ से इस वी वाली इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे इस वी वाली इक्वेशन को यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो डी एक्स अपॉन 3 डी टी अपॉन 1 डी वी अपॉन वी स्क्वायर आएगा। पहली इक्वेशन तो इन दोनों को कंपेयर करके निकालनी है, सेम बनेगी। जैसे इन दोनों को कंपेयर करके इक्वेशन निकालते हैं बनेगा c2 माइनस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू टी आएगा, c2 इक्वल्स टू 5c1 ले लेते हैं। तो जैसे c2 इक्वल्स टू 5c1 लेंगे वैल्यू आएगी वही, x की जगह x रहने देंगे, t की जगह 0 लिखेंगे, और u की जगह कोस ऑफ x लिखेंगे। जैसे रखते हैं वैल्यू आएगी ये, इसको सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू बनेगी ये। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये वैल्यू उठा के हमने रिप्लेस करनी है किसकी जगह, इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू बनेगी। अब इसमें कोस अंश में भी है, हर में भी, कोस का पूरी इक्वेशन में भाग दे देंगे, ये वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास हम जानते हैं जब भी कोस का मान 0 होगा, कोस का मान जैसे 90 डिग्री के लिए 0 है, कोस का मान 90 डिग्री के लिए 0 है, तो अगर कोस 90 के लिए 0 है हमारे पास, उसकी स्थिति में हमारे पास कोस का मान 90 पे 0 है, तो सेक का मान उस पर विद्यमान नहीं होगा। तो इसके केस में हमारे पास v का मान कुछ कंडीशन के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो v x,1 इज नॉट डिफाइन ऑन सर्टेन वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, कुछ वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बाकी इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी वैल्यू। फॉर एनी वैल्यू का कोई सीन नहीं है, सारी वैल्यू के लिए तो लगभग वैल्यू के लिए कर रहा है, पर जिन पर हमारे पास इन्फिनिटी बन रहा है उन पर एग्जिस्ट हमारे पास नहीं कर पाएगा। तो उसके केस में हमारे पास यहाँ, या फिर इसके केस में अगर हम देखें तो इसके केस में हमारे पास जहाँ वैल्यू 1 बन रही है, इसके केस में मतलब जहाँ भी वैल्यू 1 बनेगी, यहाँ अगर इसकी वैल्यू 1 बन जाती है, x इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास सेक 0 आएगा, सेक 0 का मान होगा 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, तो 1/0 यानी अनंत। अनंत का केस अगर v में बन रहा है तो उसके केस में वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, तो उन सर्टेन वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। u हमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, दिया हुआ है u0t और u1t की वैल्यू 0 और ux,0 की वैल्यू 2x इंटू 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस एक्स है। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अब अगर हम इसमें देखें, जैसे x का मान 1/2 रखते थे, तो x का मान 1/2 रखने पर हमारे पास वैल्यू ये इसी में आएगी। x का मान 1/2 रखने पर इसकी वैल्यू क्या चली जाएगी, t की जगह 0 लेना है और x की जगह 1/2 लेना है, वैल्यू 1/2 आएगी। तो ये वैल्यू 1/2 आ रही है ना, तो ये 1/4 से छोटा है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। काउंटर कंडीशन ले ली, 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू 1/2 ली और ये डिस्कार्ड हो गया। अब अगर आप x की जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं तो क्या वैल्यू सेम आएगी,
तो हाँ, जैसे एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं, टी में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे, तो ये तो सेम रहेगा। इसमें अगर 1 माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे तो एक बार अवकलन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, दूसरी बार अवकलन करेंगे दोबारा माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये वैल्यू जैसी है वैसी की वैसी तो बढ़ी रहेगी, इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो गया, यू एट एक्स टी इक्वल्स टू यू एट 1 माइनस एक्स कॉमा टी आएगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें चेक करना है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एफ अगर हम देखें, हमें यहाँ से ये दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है। अब इस वैल्यू में हमने करना क्या है, इसमें डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करें, यू स्क्वायर का अवकलन 2u आएगा और डेल यू अपॉन डेल टी आएगा, साथ ही हम dx लगा देंगे। तो अब अगर हम u t की वैल्यू देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2u x x है, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 बन गया, u की जगह u रहने दिया, u x x आ गया, dx आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, बाई पार्ट्स में इंटीग्रेशन करना है। तो पहले को मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, दूसरे को मान लेते हैं हम सेकंड पार्ट। तो जैसे फर्स्ट पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रख देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से x, 0 से 1। तो हम जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 पे भी वैल्यू और 1 पे वैल्यू बराबर दी हुई है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से ये रही, ये वैल्यू दोनों वैल्यू 0 दी हुई है। तो इसमें तो अपर और लोअर लिमिट्स की वजह से ये वैल्यू पूरी की पूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड होगी। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये वैल्यू स्क्वायर की है, तो ये तो मान लीजिए यू स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ओवरऑल ये वैल्यू कैसी आएगी, बाहर माइनस का साइन है, वैल्यू लेस देन 0 आएगी। अगर किसी भी फंक्शन का हमारे पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है लेस देन 0 आता है, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इंक्रीजिंग होगा। तो इस क्वेश्चन में बी और सी हमारे पास दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन होंगी। थैंक यू।